हेलो बेटा, मैं आदर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स मिरेकल में। बेटा, हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना सीख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग अगला इसका पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कोएफिशिएंट वगैरह और टर्म वगैरह इनको जो है अच्छे तरीके से और थोड़ा ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, मतलब कि थोड़ा जल्दी निकालना आ जाए, इंडिपेंडेंट टर्म वगैरह। ठीक, और फिर धीरे धीरे हम लोग अगले पार्ट में हम लोग इसके बाद अगला पार्ट फिर बनेगा, उसमें हम लोग कोएफिशिएंट वगैरह सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको जो है 3 से 4 पार्ट में इसको जो है पूरा पढ़ेंगे। ठीक, जिससे हम लोग ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एनडीए तक का हम लोग इसको जो है बायनोमियल थ्योरम को पढ़ डालेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, आप जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम आपको सीट कराएंगे इस वाले चैप्टर को कराने के बाद, तो उसमें आपको और अच्छे अच्छे सवाल आपको जो उसमें मिलेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, बायनोमियल थ्योरम में हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना सिखाया था, तो उसमें केस और करा देते हैं। एक तरीके का सवाल उसमें और बनता है, वो और देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, एक बेटा केस होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का। अगर कभी भी हमारे पास इस तरीके का सवाल लिखा हो, x माइनस ए की होल पावर n प्लस माइनस x प्लस ए की होल पावर n। एक बेटा इस तरीके का सवाल होता है, सॉरी x प्लस है, यहाँ पे x माइनस ए लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी आप कुछ भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो कहीं पे भी कुछ भी किसी भी तरीके से जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक, चाहे आप यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, बीच में प्लस माइनस होता है और n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें कहता है कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए कह देता है। तो देखो बेटा, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म निकालना होता है, तो हम लोग इसमें जो है n देखते हैं कि n हमारा किस तरीके का है। ठीक है, अन्यथा अगर इसको हम लोग जो है बेसिक तरीके से करना चाहें तो इसको खोलेंगे, इसका एक्सपेंशन खोलेंगे, तब हम लोग करेंगे। वैसे हम लोग इसमें करते कैसे हैं वो देख लीजिए। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे n जो है, अगर हमारे पास n जो है वो कैसा है, इवन है। अगर हमारे पास ऑड है, एक हम लोग क्या ले रहे हैं, n अगर हमारे पास ऑड है, तो अगर बेटा हमारे पास n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, n प्लस 1/2 कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म निकल के आ जाते हैं। केवल n को रखना है, 1 ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। लेकिन बेटा अगर हमारे पास यहाँ पे n कैसा आ जाए, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे n जो है वो इवन आ जाए, n कैसा आ जाए, हमारे पास इवन आ जाए, तब देखो क्या हम लोग करते हैं। तब अगर n हमारे पास इवन आ जाता है, तब इसको यहाँ पे करने के केवल 2 चीज ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन कैसा है, अगर प्लस साइन है तो क्या करेंगे, माइनस साइन है तो क्या करेंगे। बेटा बीच में साइन देखेंगे, अगर प्लस होगा और अगर माइनस होगा तो दोनों के लिए आपको हम बता दे रहे हैं। बेटा अगर प्लस होगा तो कुछ नहीं करना, केवल n का आधा करना और फिर उसमें 1 ऐड कर देना, आपके नंबर ऑफ टर्म निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर माइनस होगा तो केवल आप n का आधा कर देना, वही आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे। ठीक, तो बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। अन्यथा इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, काफी लेंदी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके हम लोग क्वेश्चन भी इसके जो है अच्छे अच्छे आते हैं, देख लेते हैं बेटा। ये तो नोट कर ही लिया होगा। चलिए क्वेश्चन इसके देख लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है 1 + 3 √2x की होल पावर 9। यहाँ पे बेटा प्लस है, फिर लिखा है हमारे पास 1 माइनस का 3 √2x की होल पावर 9। n हमेशा समान होता है। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो हमसे क्यों पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास n कैसा है, तो यहाँ पे n जो है वो हमारे पास कितना दिया है, जो n दिया है वो हमें दिया है 9, जो कि है कैसा बेटा, हमारे पास ऑड है। और ऑड के लिए हम लोग नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते थे, जो भी n होता था उसमें 1 जोड़ते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे n + 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है, 9 और 1 10, तो कितना जाएगा 10/2। तो मतलब आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने खुल जाएंगे, 5। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास यहाँ पे खुल जाएंगे। अगर यहाँ पे एक सवाल इसी को ही मान लीजिए थोड़ा सा चेंज कर दे, अगर हम लोग पावर कैसी दे देते हैं, यहाँ पे ऑड दे देते, सॉरी इवन दे देते, तब देखिए क्या होता है, बात समझिएगा। अगर पावर हम लोग यहाँ पे इवन कर रहे हैं तब देखिए सवाल कैसे होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पावर लिख दी, मेरे ख्याल मैंने लिख दी 12 लिख दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी पावर जो यहाँ पे लगा सकते हैं, आपका आंसर जो है आ जाएगा। बस पावर सेम होनी चाहिए। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे n बराबर बेटा कितना लिख दिया
12 लिख दिया। तो जो n है वो कैसा है 12, जो कि हमारे पास कैसा नंबर है इवन। अगर इवन नंबर होता है तब हम बीच के साइन से डिसाइड करते हैं कि हमारे पास उसमें कौन सा तरीका लगना है। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा है प्लस, और अगर प्लस आ जाता था तो हमने तरीका सीखा था, सबसे पहले n का आधा करो फिर उसमें 1 जोड़ दो, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म निकल के आ जाते थे। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कैसे निकल के आ जाते थे, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास आ जाते थे n का आधा करो 1 जो है उसमें जोड़ दो। तो देखो बेटा n इसमें कितना है 12, 12 का आधा और 1 जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7। तब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने खुल जाएंगे बेटा इसमें 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास इसमें खुल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये नंबर ऑफ टर्म में टोटल जितने भी होते हैं वो निकालना सीख लिए हैं। अब हम लोग बेटा कोएफिशिएंट वगैरह देख लेते हैं, कोएफिशिएंट या टर्म वगैरह कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं, इनसे हम लोग काफी जल्दी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला फिर से कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जो पढ़ना हो इसको खत्म करने के बाद आप जो है कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कोएफिशिएंट और टर्म निकालने की। क्लियर है, तो बेटा कोएफिशिएंट और टर्म कैसे निकालते हैं। कोएफिशिएंट या टर्म वगैरह निकालने के लिए सबसे पहले मैंने एक एक्सपेंशन आपको बताया था, जब हमने ये शुरू ही किया था तब आपको एक्सपेंशन बताया था कि x प्लस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। बेटा x प्लस ए की होल पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो हमारे पास होता है mc नॉट x की पावर n a की पावर 0। फिर जैसे जैसे आगे चलते हैं इससे पावर खत्म होती जाती है, mc1 x की पावर n माइनस 1 a, mc2 x की होल पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, इस तरीके से आगे गए। यहाँ पे आता है हमारे पास mcr x की होल पावर n माइनस आर ए की पावर आर, और आखिरी में हमारे पास आ जाता है mcn और हमारे पास आ जाता है a की पावर n। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन इस तरीके से खुल सकता है। इस एक्सपेंशन से हम लोग कैसा भी हमारे पास घात होगी हम लोग जो उसको खोल सकते हैं। बेटा यहाँ पे अगर टर्म निकालने के लिए बात करें तो अगर हमारे पास ये वाला देखें तो ये कौन सा टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और ये सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है। तो हमने यहाँ से देखा अगर ये फर्स्ट टर्म है तो r की जगह कितना लिखा है 0, अगर ये सेकंड टर्म है तब r की जगह कितना लिखा है 1, थर्ड टर्म है तब r की जगह कितना लिखा है हमारे पास बेटा 2। इसी तरीके से अगर यहाँ पे r लिखा है तो ये टर्म कौन सा होगा, एक इससे ज्यादा ही तो होगा। क्लियर है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास टर्म होता है यही बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापक पद। व्यापक पद से हम लोग कोई भी कोएफिशिएंट हो कोई भी टर्म निकालना हो, चाहे जितनी बड़ी हम लोगों को वो इंडेक्स दे दे घात दे दे, हम लोग आसानी से इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम कराते हैं सवाल। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास आरंभ से जो हमारे पास tr+1 नेक्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है ncr, और हमारे पास होता है x की होल पावर n माइनस r a की पावर r। बेटा यहाँ पे एक चीज और हम लोग ये देख लेते हैं, अगर कभी भी अंत से हम लोग को कोई भी पद पूछ दे, अंत से अगर कभी भी कोई भी पद पूछ दे, ठीक, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है n माइनस p प्लस का 2f टर्म। बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए अंत वाली कहानी क्या ये और समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को 6 n बराबर मान लीजिए हम लोगों को 5 दे दिया, कितना दे दिया 5 दे दिया। ठीक, और हमसे कह रहे कि बताइए अंत से दूसरा पद कौन सा होगा, या अंत से जो दूसरा पद है वो बताइए, वो निकालिए क्या होगा। तो हम लोग अगर n बराबर 5 है तो हमने आपको बताया था अगर n बराबर 5 है तो कितने टर्म खुलते हैं, एक उससे ज्यादा। तो देखो टर्म मान लीजिए हमने कह दिया कि टर्म कितने खुल गए 1 2 3 4 5 6, सपोज दैट ऐसे हम ये मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर बेटा अंत से दूसरा पद देखें तो अंत से पहला ये हुआ और दूसरा ये हुआ, तो अंत से दूसरा पद कितना आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ तो मान लीजिए हमने गिन के निकाल लिया, लेकिन अगर हम यही कह देते n बराबर 40, ठीक है, और हम कह देते कि बताइए अंत से 16वां पद 18वां पद कौन सा होगा, तब बेटा निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो इसी चीज को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म का यूज करते हैं। जो अंत से पद होता है वो हम लोग ये देखते हैं कि आरंभ से किस नंबर पर पड़ रहा है। ये जो है, ये जो अंत से पद है वो हम लोग को ये बताता है कि आरंभ से कौन सा पद है। ठीक, आरंभ से ये निकलता है। फिर आरंभ का जो पद होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं ncr x की पावर n माइनस बार a की पावर r से। अब देखो कैसे, जैसे ही 6 पद है तो हमने यहाँ पे कितना लिया n बराबर 5। हमने कहा कि अंत से दूसरा पद बताओ क्या होगा, मतलब p बराबर कितना निकल के हमसे पूछा है कि अंत से दूसरा पद बताइए क्या होगा। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, n माइनस पी प्लस 2 इस वाले फॉर्मूले से, n माइनस पी प्लस 2 से। n की जगह जरा 5 रखो, -2 प्लस 2, p की जगह 2, 2 से 2 कटा दो 5 आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है।
तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये अंत से हो गया और ये प्रारंभ से हो गया। चलिए सवाल देख लेते हैं। अब बेटा कुछ सवाल ही देख लेते हैं हम लोग इसमें। चलिए बेटा देखिएगा, एक बेटा सवाल है हमारे पास। सवाल में हमसे देखिए क्या कह रहा है। सवाल में हमसे ये कह रहा है कि सवाल में बेटा हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x³ की होल पावर। बेटा हम लोग को इसने क्वेश्चन में दिया है 15, ठीक है, की होल पावर 15। ठीक, ये हमें एक्सपेंशन दिया, पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 एंड फाइंड टर्म। बेटा क्वेश्चन आगे थोड़ा नहीं लिखना है, आपको मैं बोल के बता दे रहा हूँ। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 एंड फाइंड द टर्म व्हिच कंटेन x की पावर 4। मतलब कि वो टर्म भी बताइए जो हमारे पास क्या कंटेन कर रहा है, x की पावर 4 कंटेन कर रहा है। कहने का ये मतलब है हमें वो टर्म निकालना है जिसमें x की पावर 4 आ रहा हो, और वो कोएफिशिएंट निकालना है, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट जो है निकालना है। चलिए देख लेते हैं बेटा। अगर इसको बेसिक से करें तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से करने के लिए हम एक जनरल पद मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि वो जनरल पद कौन सा है, r+1 के टर्म है, बिना व्यापक पद के सवाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप इसको खोलोगे फिर आप जो है देखोगे जो है इसको पहले 15 है तो 16 पद तक खोलो, काफी लेंदी हो जाता है। इसलिए हम लोग एक पद मान लेते हैं जनरल पद। ठीक, हमने मान लिया इसके एक्सपेंशन में कहीं r+1 के टर्म में पड़ रहा होगा जिसमें x की पावर 4 आ रहा होगा। होता क्या है, NCR x की होल पावर n-r a की पावर r। बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करो जरा, n की वैल्यू कितनी है 15CR। x की जगह ये बेटा पूरा x होता है और ये पूरा क्या होता है, a होता है। x की जगह कितना लिखा है 4 की होल पावर n-r, मतलब कि 15 - r, और a की जगह कितना लिखा हमारे पास 1/x³ की होल पावर कितना लिख दें r। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15CR, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x की होल पावर 16 माइनस का 4r, और ये बेटा 3 है r, 3r ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x की होल पावर माइनस का 3r। बेटा यहाँ पे हो जाएगा 15CR और यहाँ पे हो जाएगा x की होल पावर, बेटा इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस का 7r। सुनिएगा, हमसे कहा कोएफिशिएंट बताइए किसका, x की पावर 4 का, मतलब x की पावर 4 के बगल में जो कुछ भी लिखा है वही कोएफिशिएंट होगा। तो इसके बगल में देखिए कोएफिशिएंट क्या लिखा है 15CR। तो मेन हम लोग को r की वैल्यू निकालनी है। तो अगर बेटा यहाँ पे 16 - 7r की जगह 4 होता तो इसका कोएफिशिएंट ये होता। तो बस अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, हमने कहा कि 16 - 7r जो है इसकी जगह अगर 4 होता, मतलब कि 16 - 7r की जगह कितना होता, अगर 4 होता तो हम लोग जो है r 4 होता तो उसके बगल वाला कोएफिशिएंट होता। यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकाल लें तो बेटा r की वैल्यू हमारे पास 16 से 4 जाएगा 56, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। r की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 8 आ गई। अब देखो क्या करेंगे, r की वैल्यू 8 आ गई और हमने टर्म कौन सा माना था, वो r+1। तो बेटा वो टर्म जिसमें x की पावर 4 आ रहा है वो टर्म में क्या होगा, r से 1 ज्यादा। हमने बताया था जो r होता है टर्म उसका 1 प्लस होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग टर्म में देखें कि वो टर्म कौन सा पड़ेगा जिसमें x की पावर 4 आ रहा है, तो टर्म हमने क्या माना था r+1, तो टर्म में कितना बन जाएगा, नवा पद ऐसा होगा जिसमें हमारे पास x की पावर 4 कोएफिशिएंट आ रहा होगा। ये तो हो गई टर्म की बात। अब बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट देखिए हम लोग को कितना चाहिए, x की पावर 4 का, r बराबर 8 आ गया, मतलब कि x की पावर 4 तो यहाँ पे आ ही गया जिसको हमने इक्वल कर दिया है। बस r की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आपका कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो बेटा कोएफिशिएंट अगर देखें तो कोएफिशिएंट हमारे पास वहां से कितना निकल के आ रहा था, वहां से जो कोएफिशिएंट था वो हमारे पास आ रहा था बेटा 15CR और 15C, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे r की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो यही हमारे पास क्या हो गया, कोएफिशिएंट जो है हमारे पास निकल आया। ठीक है, अरे भाई ये कहां से आ गई। चलो देख रहे बेटा, हम लोग लॉकडाउन में भी ऐसे कीट पतंगों से बच के पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, केवल आप लोगों के लिए, तो पढ़ते रहिए जितना भी हो पाया है, बस क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक, चलिए अब देखो ये तो मान लीजिए बात हो गई बेसिक की। अगर इसी चीज को हम लोग जल्दी देखते तब देखो बेटा कैसे करते हैं। देखिएगा
देखो इसको बेटा करने का तरीका है, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा। अगर कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हो एक्स की पावर थी प्लस का, और हमारे पास क्या लिखा हो, और हमारे पास लिखा हो बेटा यहाँ पे बी अपॉन या आर, कुछ भी लिख दो, आर अपॉन बी एक्स की पावर क्यू की होल पावर एन, ठीक, इस तरीके का कुछ भी लिखा हो, और इसमें हम लोग से अगर एक्स की पावर एम का, एक्स की पावर एम का कॉफिशिएंट पूछ दे, ठीक, मतलब एक्स की पावर एम मतलब एम की जगह कुछ भी हो सकता है, -4 -16 -17 कुछ भी पूछ देता है। कॉफिशिएंट पूछे तो देखो हम लोग कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं। कॉफिशिएंट निकालने के लिए मेन वैल्यू होती है बेटा आर की, बस आर की वैल्यू पता हो जाए बस काम खत्म, बन जाएगा काम अपना, है ना। तो वही आर की वैल्यू देखो बेटा किस तरीके से निकालते हैं। जो आर की वैल्यू अगर कभी भी आपको निकालनी हो तो आर की वैल्यू बेटा होती है एन पी माइनस का ये वाला एन अपॉन पी प्लस क्यू। फटाफट हम लोग यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, और आर की वैल्यू का यूज करके आर प्लस वन टर्म में रख देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक। ये तो बात हो गई हमारे पास अगर कोई भी कोएफिशिएंट निकालना हो, ठीक है। अगर हम लोगों को इस तरीके का एक्सपेंशन दिया है, अगर नहीं दिया है तो उसको आप बना लीजिए, 1 अपॉन में ले आइए, बन जाएगा, क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा इसी में हम लोग इंडिपेंडेंट टर्म की। किसकी बात कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म की। बेटा इंडिपेंडेंट टर्म में देखो क्या होता है, इंडिपेंडेंट टर्म वो टर्म होता है जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक्स उसमें हो ही ना, मतलब है एक्स की पावर क्या हो, 0 हो, ठीक। तो मतलब अगर x की पावर 0 का इसमें कोएफिशिएंट चाहिए, है ना, तो मतलब कि m की जगह कितना आ गया, 0। बस यहाँ पे m की जगह 0 जगह रख दो, तब भी आपके पास r की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, np अपॉन p प्लस q। बस दो, फटाफट सारी चीजें इसी से आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म निकालना, ठीक। और यहाँ से बेटा ये हो गया कोई भी कोएफिशिएंट निकालना। चलिए सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल है अगला हमारे पास, क्या रहेगी, यही वाला सवाल था। हम इसको अगर हम लोग ट्रिक से देखें तो देखो बेटा कैसे देखेंगे। हम लोगों ने टर्म मान लिया कि टर्म क्या होता है, r प्लस 1 टर्म जो होता है वो क्या होता है, NCR x की होल पावर n माइनस r और a की पावर r, ठीक। अब हम लोग r जल्दी से निकाल लेते हैं। तो बेटा अगर r हम लोग निकालें तो काम बन जाएगा। तो देखो r इक्वल टू सुनना, यहाँ पे देखिए p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू बेटा हमारे पास 4 है, q की वैल्यू हमारे पास 3 है, n की वैल्यू हमारे पास 15 है, और m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक। तो r इक्वल टू क्या होता था, np माइनस m अपॉन p प्लस q। बेटा n की जगह जरा वैल्यू रखो 15 इंटू 4 मतलब सॉरी 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 माइनस का यहाँ पे कितना है 4 और नीचे p प्लस q मतलब कि 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। r बराबर वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 8। अगर r बराबर 8 आ गया तो टर्म तो सीधे सीधे पता चल गया। टर्म हमारे पास क्या पता चल गया, अगर r बराबर 8 है तो टर्म क्या होगा 9, 9वां पद होगा, r से एक ज्यादा ही, ठीक है। तो a का आंसर तो हमने निकाल लिया, टर्म हमारे पास कितना होगा, वो नवा टर्म होगा जिसमें x की पावर 4 कंटेन हो रहा होगा। अब हम लोग कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए r प्लस 1, r की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 1 इक्वल टू NCR, n की वैल्यू कितनी थी 15, c r की वैल्यू कितनी है बेटा हमने 8, x की पावर n माइनस r और a की पावर r, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे x के बगल में कोई भी गुणांक लिखे होते तो उनको केवल ले लेते, अगर x वगैरह ही केवल लिखा है तो x को कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो x कट पिट के अपने आप 4 ही आ जाता है। तो हमेशा हम लोग कभी भी कोएफिशिएंट लेंगे केवल NCR को ले लेंगे, और अगर हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट का है, केवल द्विपद गुणांक का है, तब केवल NCR ले लेंगे। और अगर केवल हम लोगों को कोएफिशिएंट का है तब हम लोग को ये भी लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे x वगैरह नहीं लेते, केवल x के जो बगल वाला होता है कोई भी कोएफिशिएंट होता है, जैसे अभी सवाल कराएंगे, केवल डिजिट ले लेते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे x के बगल में डिजिट कितनी 1 1 1 लोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास कोएफिशिएंट बेटा कितना आ गया 15c8। बस इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग आंसर जो है निकाल सकते हैं, क्लियर है। एक सवाल और देख लेते हैं। देखिएगा बेटा इसमें एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा क्या बोल रहा है। सवाल में हम लोग से कह रहा है कि सवाल में बेटा हम लोग से दिया है, क्वेश्चन में एक एक्सपेंशन दिया है, वो एक्सपेंशन देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक्सपेंशन बोल रहा है कि 4/5x माइनस
फिर हम लोग से कह रहा है कि बेटा बीच में सॉरी प्लस है, और कह रहा है 5/2x की होल पावर हम लोगों को दे रखा है इसमें 8। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, इसमें भी कोएफिशिएंट पूछा है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -4। हम लोग से कह रहा है कि x की पावर -4 को कोएफिशिएंट केवल इसमें हम लोगों को बताना है, बस x की पावर 4 को कोएफिशिएंट बताना है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिएगा x की यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो देखिए हम लोग क्या कैसे जो है निकालेंगे। p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, जब कुछ नहीं होता तब p की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है 1, तो p की वैल्यू 1 आ गई, q की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 8 आ गई, और m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -4 आ गई। क्लियर है, बस फटाफट रख दीजिए। r इक्वल टू सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो r इक्वल टू हमारे पास क्या होगा np/p+q। बेटा n कितना है 8 का 1 में गुणा करेंगे 8, np माइनस m होता है, तो बेटा माइनस अगर यहाँ पे लगाएं और m की वैल्यू माइनस में है तो वो वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा 4/p+q मतलब कि 2। तो 8 4 12, 2 से 12 में डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6, तो r की वैल्यू तो 6 आ गई। ठीक है, अब हम लोग वो कोएफिशिएंट निकाल लें, तो कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होगा r+1 होता है NCR x की होल पावर n-r a की पावर r। n की वैल्यू बेटा कितनी है 8c, r की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा 6, x की पावर n-r a की पावर r। तो कभी भी हम लोग जब यहाँ पे x और a की चीज लिखते हैं, कोएफिशिएंट इसमें पूछा है, तो हम लोग x वगैरह कहीं नहीं लेते, केवल हम उसके गुणांक ले लेते हैं और कुछ नहीं, यही चीज बेटा हम बता रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कितना है हमारे पास 4/5, तो यहाँ पे कितना लिख दें 4/5 की होल पावर n-r। n बेटा कितना है 8, 8 से 6 जाएगा 2, और 5/2 की होल पावर कितना है हमारे पास बेटा 8 मतलब कि 6। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। अगर 8c6 को बेटा हम लोग देखें तो 8c6 को यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं। ठीक है, तो 8c6 को अगर देखें तो 8 से 6 जाएगा 2, यहाँ पे 8c6 है तो इसको 8c2 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 8c2 NCn-r। ठीक है, इसको अगर देखें तो 8 × 7 नीचे 2 × 1, 2 चौको 8, 7 चौक 28, 28 बन जाएगा यहाँ पे बेटा कितना बन जाएगा 28 इंटू बेटा नीचे हमारे पास कितना है 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 6 है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इस 5 से इसके 2 5 हटा दें, तो ऊपर देखो हमारे पास कितना बनेगा 4 चौको 16, और यहाँ पे हमारे पास कितनी पावर रह जाएगी केवल 2, तो पावर चली गई, अब हमारे पास पावर केवल 4 रह गई, तो मतलब कि 5 की पावर 4। ठीक है, सॉल्व आप किसी भी तरीके कर सकते हैं। और नीचे बेटा कैसे करेंगे, देखो नीचे हमारे पास 6 है, तो 6 को हम लोग लिख दें, वैसे आप कट कर सकते थे 2 × 2 × 2, वो आप किसी अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा तो सही है। 2 4 8 16, इससे पूरा 16 कटेगा, 2 दूनी 4, 4 से 28 कट गया 7 बार में, 5 के 4 में अगर गुणा करें तो 55 25 25 25 5 125 625, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 625 और गुणे 7। बस इसका गुणा कर लीजिए, तो बेटा इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 × 35, 35 की 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 के साथ हासिल 1, 7 6 42, 42 और 1 43, तो हमारे पास जो गुणांक आया वो कितना आ गया 4375। तो हम लोग बहुत ही जल्दी से कोई भी गुणांक को निकाल सकते हैं। ये तो मान लीजिए हमने पूरा सॉल्व करके बता दिया, आंसर में कभी कभी केवल इतने ही दे देता है। ठीक है, चलिए ये आपका ऐसे सवाल कोई भी कोएफिशिएंट तो आप जो निकाल सकते हैं। एक बेटा इंडिपेंडेंट टर्म का सवाल देख लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कोएफिशिएंट वगैरह बहुत ही जल्दी जो है निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब देखिए एक हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म का सवाल है, तो देखिए इंडिपेंडेंट टर्म का हमारे पास क्या सवाल है, सवाल आपको जो करा देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए सवाल में हम लोगों से कह रहा है कि सवाल है क्वेश्चन में दे रखा है 3/2 x² - 1/3x की होल पावर 9, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक, तो इसमें केवल उसने हमसे ये पूछा कि बताइए केवल इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा है, हमसे टर्म नहीं निकलवा रहा है ऑप्शंस में जो है, केवल हमसे इसने ये पूछा है कि बताइए टर्म कौन सा है। और अगर आपसे टर्म निकालने के लिए कहते तो NCR x की पावर n-r a की पावर r में आप केवल r की वैल्यू रख देना, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हमसे पूछा है केवल टर्म बताइए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना है 9, यहाँ 2 और यहाँ पे 1,
तो हमने अभी क्या सीखा कि कभी भी r हमें निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, np अपॉन p प्लस क्यू, कब, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म हो। बस फटाफट रख दीजिए, देखिए r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा 9, ये तो आप p की वैल्यू होगी, p की वैल्यू ये है 2 अपॉन p प्लस क्यू, 2 और यहाँ पे q की जगह है कितना 1, 2 और 1 3, बस 3 3 का 9, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। तो टर्म अगर हमारे पास पूछे टर्म कौन सा है, तो टर्म हमेशा हम लोग क्या मानते हैं r प्लस 1, तो टर्म बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 7वां टर्म ऐसा हो जाएगा जो हमारे पास पूरा का पूरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा ऐसे से, ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे बेटा टर्म वगैरह कोएफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म सीख लिया है, ठीक है, ट्रिक से सीख लिया है किस तरीके से हम लोग उसको जल्दी जो है कर सकते हैं। अब हम लोग इसी में मिडिल टर्म और सीख लेते हैं, है ना, यहाँ तक की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग अगली बार में अगले पार्ट में और दूसरी चीज जैसे कोएफिशिएंट वगैरह की प्रॉपर्टियां उनके सवाल देख लेंगे सीरीज वार में, ठीक। चलिए बेटा मिडिल टर्म देख लेते हैं, देख लीजिए मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे देख लिया मिडिल टर्म, देखिए सबसे पहले मिडिल टर्म की बात करा दे, तो मिडिल टर्म हमारा n से डिसाइड होता है। n से कैसे डिसाइड होता है, n से इस तरीके से डिसाइड होता है, अगर हमारे पास n जो है वो हमारे पास इवन है, कैसा है हमारे पास n इवन है, और अगर हमारे पास n कैसा है n ऑड है, तो अगर हमारे पास n इवन है तब मिडिल टर्म हमारे पास क्या होगा t n/2 प्लस 1, मिडिल टर्म क्या होगा सीधे n/2 प्लस 1। अगर हमारे पास n कैसा है ऑड है तब हमारे पास दो मिडिल टर्म निकलते हैं। टर्म कैसे होते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास टर्म होता है वो होता है n प्लस 1/2 और दूसरा टर्म होता है n प्लस 3/2, ठीक है। तो मिडिल टर्म अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग n अगर इवन होगा तो n/2 प्लस 1, और अगर हमारे पास ऑड होगा तो n प्लस 1/2 n प्लस 3/2। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिया तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, और अगर मैंने यहाँ पे लिया x प्लस वाई का होल क्यूब तो कितना आ जाएगा x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर x और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा y क्यूब। देखो यहाँ पे जो हमने बेटा पावर इवन ली तो हमारे पास टर्म कितने खुल गए 3, मतलब कि ऑड खुल गए, और हमारे पास यहाँ पे टर्म कौन सा आ गया, मिडिल टर्म बीच वाला। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे टर्म कितने खुल गए 4, तब मिडिल टर्म हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो इसीलिए ऑड में मिडिल टर्म 2 निकलते हैं और इवन में मिडिल टर्म 1 निकलता है। मिडिल टर्म में देखो किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे 2 है और मिडिल टर्म हमारे पास ये किस पे पड़ रहा है, दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे जगह 2 रखिए, 2 से 2 गया 1, 1 और 1 2, देखिए आ गया। यहीं पे मिडिल टर्म अगर यहाँ पे निकाल लें तो भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे 3 है 3 यहाँ पे रखिए, 3 और 1 4, 2 मतलब कि एक दूसरा पद और जस्ट एक उससे आगे वाला पद, तो इसी को जनरलाइज करके हम लोग इस तरीके से जो है लिख देते हैं, ठीक। इसी में बेटा एक चीज और पूछी जाती है वो देख लीजिए, और देखिएगा इसी में कभी कभी पूछ देता है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कभी कभी पूछ देता है निकालने के लिए, तो देखो वो क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो केवल क्या होता है मिडिल टर्म का ही कोएफिशिएंट होता है। जो भी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपसे निकालने के लिए पूछे तो आप कुछ ना करना, केवल मिडिल जो भी हमारे पास मिडिल टर्म होता है उसी का कोएफिशिएंट होता है, वही क्या होता है सबसे ग्रेटेस्ट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी हमारे पास मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट होंगे हमेशा कैसे होंगे, आपस में बराबर होते हैं और सबसे क्या होते हैं बड़े होते हैं, ठीक। अब देख लीजिए मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट देखिए किस तरीके से निकालते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने ये बताया कि जो मिडिल टर्म होता है, जो मिडिल टर्म होता है यहाँ पे देख लीजिएगा, एक तरफ कोएफिशिएंट की बात करेंगे एक तरफ टर्म की, तो अभी मैंने बताया जो मिडिल टर्म होता है वो हमारे पास n से निर्धारित करता है, ठीक है। जो अगर हमारे पास n कैसा है इवन है और हमारे पास n कैसा है ऑड है, तो अगर n इवन है तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या होता है n/2 प्लस 1, और हमारे पास अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होता है n प्लस 1/2 n प्लस 3/2, ठीक है। और अगर हमारे पास यहीं पे कोएफिशिएंट की बात कर दें, किसकी बात कर दें कोएफिशिएंट की, मतलब कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की अगर बात कर दें तो वो हमारे पास n से डिसाइड होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास n इवन है तब देखिए कोएफिशिएंट क्या बनेगा, तब हमारे पास कोएफिशिएंट बन जाएगा nc n/2, और अगर हमारे पास n कैसा है ऑड है तब हमारे पास कोएफिशिएंट क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा nc n-1/2 nc n+1/2,
ठीक, तब हमारे पास दो कोएफिशिएंट बनते हैं, इवन में हमारे पास एक कोएफिशिएंट बनता है। बनता कैसे, आप इसमें से क्या कर दो, केवल एक एक घटा दो, क्योंकि ये r प्लस 1 है, और अगर जब हम लोग r निकालते हैं तो एक इससे क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे आप इससे आप एक घटाएंगे तो अपने आप आपके पास ये चीजें आप पे निकल के आ जाएगी। लेकिन आपको कोएफिशिएंट निकालने के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग इसको डायरेक्ट जो है करके निकाल सकते हैं। ठीक, एक बेटा सवाल कर लेते हैं मिडिल टर्म का। देखिएगा, देखिए सवाल में बेटा हम लोगों से कह रहा है कि x माइनस 1/2x की होल पावर तो पूछा है 10 में, फाइंड मिडिल टर्म। ठीक, केवल हम लोग से मिडिल टर्म पूछा, बताइए मिडिल टर्म उसमें पूछा है क्या होगा। देखिएगा, इसमें हम लोग से मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो हमने देखा कि n हमारे पास कैसा है, तो n बराबर हमारे पास यहाँ पे बेटा कितना दिया है, 10। तो अगर हमारे पास n बराबर 10 है, मतलब कैसा है, इवन है। तो अगर हमारे पास इवन है तो मिडिल टर्म हमारे पास केवल एक निकलेगा। वो निकलेगा कैसे, हमारे पास होता है t n/2 + 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n की जगह 10 रखेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 + 1, मतलब आंसर कितना आ गया हमारे पास 6। तो जो हमारे पास छठा पद होगा वही पद हमारे पास कौन सा हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक, हम लोग आसानी से उसको जो है निकाल सकते हैं। अगर आपको वो टर्म निकालना हो तो आप टर्म कैसे निकालेंगे, आप टर्म निकाल लेंगे t 5 + 1 = यहाँ पे हमारे पास r + 1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NCR x की होल पावर n - r a की पावर r। बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10c। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे r की वैल्यू जो भी होता है उससे एक कम कर दीजिए, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक, x की पावर n - r, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे x की होल पावर n - r, तो 10 से बेटा 5 जाएगा, 5 बचेगा, और इंटू a की पावर r, a की वैल्यू कितनी है, पूरा साइन सहित लेंगे तो कितना जाएगा, -1/2x की होल पावर r की वैल्यू कितनी है, 5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास जो है मिडिल टर्म निकल के आ जाएगा। x की पावर 5 से x की पावर 5 पूरा पूरा करिए आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ अगर आंसर देखें तो आसानी से क्या आ सकता है, आसानी से हमारे पास यहाँ पे आंसर आ सकता है। बेटा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 10c5 और नीचे 1/2 की पावर कितना है, 5 है, और माइनस में तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का नीचे ही आएगा 2 की पावर 4, 2 4 8 16 32, कितना आ जाएगा 32, और आएगा किसका, वो माइनस का। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म पूरा पूरा निकल के आ गया। वो बात अलग थी कि यहाँ पे x पूरा कट गया है, और अगर वो टर्म केवल उसने वैसे पूछा था तो टर्म कौन सा तो होगा, वो 6 नंबर पे वो टर्म होगा जो क्या होगा, बिल्कुल मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो आज बेटा यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग जो अगला पार्ट लेंगे उसमें हम लोग कोएफिशिएंट के सवाल लिखेंगे, सीरीज वाले सवाल लिखेंगे, अच्छी ट्रिक के साथ देखेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।